अलैकुम, आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सिर्फ तिबी नहीं सियासी भी बन चुका है। बानी पीटीआई इमरान खान को आंख के अहम तिबी अमल के बाद पिम्स अस्पताल दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक NTVEGF इंजेक्शन का दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। तमाम टेस्ट नॉर्मल आए और तिबी तकाजे पूरे किए गए, लेकिन सवाल सिर्फ तिबी नहीं है, सियासी भी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शिफा अस्पताल में ज़ाती मौलजीन के जरिए मुकम्मल चेकअप का मुतालिबा कर रहे हैं। अपोजिशन शफाफियत पर सवालात उठा रही है, जबकि हुकूमत का कहना है कि हर कैदी को कानून के मुताबिक सहूलियात दी जा रही हैं और इस मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तो असल सवाल ये है कि क्या तिबी मामलात को सियासी बयानी से अलग रखा जा सकेगा या इमरान खान की सेहत एक बार फिर सियासी कशमकश का मरकज बनने जा रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कराची की सियासत में बढ़ती हलचल के हवाले से। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची की अबतर सूरत हाल पर अपनी ही जमात की क़यादत की सख्त क्लास ले ली है। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को 3 माह की डेडलाइन और वाज़ेह पैगाम के अवामी शिकायत में फौरी कमी लाई जाए। दूसरी तरफ गवर्नर हाउस के किरदार पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कामरान टिसोरी की बरतरफी का मुतालिबा, सिंध बार काउंसिल की तनकीद और फिर MQM की जवाबी सियासत। यहाँ तक कि फारूक सत्तार ने सदर से इस्तीफे का मुतालिबा भी कर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ये महज बयानात की जंग है या हुकूमत के अंदर ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है? कराची की तरक्की असल मसला है या सियासी बरतरी की कशमकश? नाज़रीन, ये थे हमारे प्रोग्राम्स के टॉपिक्स, इन पर आज बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सगीर चौधरी और मलिक नजीब होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे सायरा जी और सरदार फैज़ान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी मैं सगीर चौधरी साहब आपसे। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो ये समझ रही है कि हुकूमत का बानी की सेहत को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक गैर संजीदा रवैया जो है वो हमारे सामने आ रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो कह रही है कि बानी पीटीआई की सेहत पर किसी किस्म की सियासत जो है ना हम करते हैं और ना ही अपोजिशन को यानी पीटीआई को करनी चाहिए। आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जो सियासत की बातें हो रही हैं वो सियासत कहीं ना कहीं हो रही है और हो कहाँ रही है? अब हम ये जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आकाशा। देखें, पाकिस्तान में सियासत में ये अलमिया है कि हमेशा जो लाशों पर या सियासत होती है या बीमारी भी होती है, और ये एक रूटीन है कि जब कोई बीमार हो जाए तो उसकी बीमारी को सीरियस नहीं लिया जाता और मजाक उड़ाया जाता है, और बिलाखिर जब बीमारी उसकी शिद्दत अख्तियार करती है और खुदा न खास्ता उसका कोई और रिज़ल्ट आता है तो फिर सब जो है वो लोग अफसोस का इज़हार भी करते हैं। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। और इमरान खान की जहाँ तक बानी पीटीआई की बात है, तो बानी पीटीआई देखें जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया गया था, उसमें बात वहाँ से शुरू हुई थी असल में उनकी बिनाई की। और आपको याद होगा कि उसको लेके बहुत सियासत हुई, बहुत बयानात सामने आए, और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवाई 11 फरवरी को कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी बिनाई तकरीबन 85% जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो उस पर तशवीश का इज़हार हुआ, बड़ा शोर शराबा हुआ। और जो हुकूमती और ये भी कहा गया था जो जा चुकी वो जा चुकी, अब दोबारा से वो चीज़ ठीक नहीं हो सकती। और ये भी कहा गया कि शायद उनकी दूसरी आंख की बिनाई भी उससे मुतासिर हो सकती है। और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया कि उनका तिब्बी माना फौरी तौर पर करवाया जाए। फिर वही दौड़ शुरू होगी। इसमें पीटीआई का भी थोड़ा कसूर है कि पीटीआई बज़िद थी कि उनके अपने मौलिज से इलाज करवाया जाए और उनकी पसंद के हॉस्पिटल से। देखें, पेशेंट जो है उसको सबसे पहले तो इलाज की ज़रूरत होती है, ना कि उसको अपने पसंद के या मौलिज या डॉक्टर हॉस्पिटल से। तो खैर जब ये नहीं माने, इनके अंदर भी तो इख्तलाफात हैं, तो फिर फौरी तौर पर उनका हॉस्पिटल में 15 फरवरी को तिब्बी मुआयना किया गया और उनके तमाम टेस्ट किए गए, और उसमें ये पता चला कि नहीं जी, उनकी नज़र जितना कहा जा रहा था उतनी ख़राब नहीं, अब वो ठीक उनको नज़र आ रहा है। और ये भी कहा कि 95% ठीक भी हो गई है। 95% ठीक है। और ये कहा गया कि जो वॉल क्लॉक है उस पर जो सुइयाँ हैं उसकी वो भी उनको नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो पता नहीं फिर वो रिपोर्ट गलत थी या फिर ये रिपोर्ट जो है ये दुरुस्त है। अब ये बात जो है वो समझ से बाहर है। और उसके बाद फिर बानी पीटीआई को पिम्स हॉस्पिटल एक दफ़ा लाया गया, 20 मिनट का उनका प्रोसीजर हुआ, वो भी छुपाया गया। 1 हफ्ते तक वो छुपाया जाता रहा, बीमारी उनकी छुपाई जाती रही। जब मीडिया ने उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया तो फिर गवर्नमेंट ने उस पर बयान दिया कि हाँ जी, उनको लाया गया था, उनको एक इंजेक्शन की डोज दी गई थी और उसके बाद 20 मिनट का प्रोसीजर था, फिर लाया गया। और गुज़श्ता रात आपको मालूम है कि फिर उनको इसी तरह लाया गया और रात की तारीकी में उनको लाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उनको फिर दूसरा जो एक इंजेक्शन की डोज़ थी वो दी गई।
और उसके बाद उनको जो है उनके मुख्तलिफ और भी टेस्ट किए गए और उनको कहा गया कि ये नहीं बिल्कुल फिट है, फिर उनको एडालेजम मुंतकिल कर दिया गया। तो अब सवाल आपने किया था सियासत पे, तो देखिए सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है। अब बैरिस्टर गौहर जो है वो कह रहे हैं कि जी हमें अपनी मर्जी का इलाज करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जो हमारा हक है। किसी हद तक उनकी बात तो दुरुस्त है कि अगर आपने इलाज करवाना ही है पीएम से नहीं तो अशफा से सही, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप उनको रात को ले आएँ, उनको हाई सिक्योरिटी जोन में पहले भी रखा जाता है, अब भी आप उनको हाई सिक्योरिटी जोन में ले आएँ और उनके घर के कुछ लोग अगर आना चाहें तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। ब्लड रिलेशन तो आ सकते हैं कि उनके सामने उनका ट्रीटमेंट हो जाए, चेकअप हो जाए, तो ये जवाज़ भी ख़त्म हो जाए कि उनको उनकी मर्ज़ी का मुआलज या हॉस्पिटल नहीं मिला। तो अब ये चीज़ इस पर हुकूमत अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है कि नहीं इनका इलाज तो पिम्स ही होना है। और हालांकि अशफा जो ट्रस्ट हॉस्पिटल है उसमें जदीद इक्विपमेंट्स है, अगर वो ये चाहते हैं कि वो सेटिस्फाई हैं कि वहाँ से उनका इलाज ठीक रहेगा तो उनका इलाज वहाँ से हो जाना चाहिए, उसमें कौन सी बात है। और मेरा ख्याल है कि उनके इलाज में कोई इतने दिन भी नहीं लगेंगे या कोई वो बड़े लंबे अरसे का प्रोसीजर नहीं है, वो कुछ घंटों का प्रोसीजर है और उसके बाद फिर जो है उनको शिफ्ट कर दिया जाए डेला जेल में। तो अब सियासत को लेके दोनों तरफ से एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके अंदर जो ग्रुपिंग है, जो लॉबिंग है, वो इनको नुकसान पहुंचा रही है। हालांकि बानी पीटीआई के हवाले से जो उनकी बीमारी को लेके तशवीश थी, उनकी बहन ने पहले तशवीश का इजहार किया, फिर उनसे मुलाकातों का आपको पता ही है कि कभी उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही, कभी कहा जा रहा है सियासी है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर आप हुकूमत अगर क्लैरिटी के साथ चले, एक दफ़ा जो अदालत ने कहा है उनकी मुलाकात करवा दी जाए और उनका एक ट्रीटमेंट करवा दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि फिर पीटीआई के पास से कम ये जवाब बाकी नहीं रहेगा कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो गवर्नमेंट नहीं कर रही। चूँकि जेल सुप्रीडेंट तो ये कह चुके हैं जी मैंने तो चंद माह में 25 मरतबा उनका तिब्बी मुआयना करवाया अपनी निगरानी में। अब देखें वो जेल सुप्रीडेंट है, वो कुछ भी कह सकता है ना, ये जो छुपा कर बानी पीटीआई का इलाज करवाया जा रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है? क्योंकि शदीद तशवीश जो है वो पीटीआई में पाई जाती है कि अगर बानी पीटीआई का जो इलाज है वो इतना छुपा कर किया जा रहा है तो दाल में कुछ काला है। और ऐसे में ये कहना कि 85% बानी की आंख जो है मतलब वो मुतासिर हो चुकी है, अब दोबारा उससे उसका इलाज भी जो है वो नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ अगर इस चीज का इलाज ना किया गया, जो 15% उनकी नजर रह गई है उसका अगर इलाज ना किया गया, तो उससे ये होगा कि उनकी दूसरी आंख जो है वो भी मुतासिर हो सकती है। फिर एकदम से ओपोजिशन लीडर जो है महमूद खान अचकजई और बैरिस्टर गौहर जो है वो चेयरमैन है पीटीआई की, उनका ये एक बयान सामने आना कि बानी पीटीआई की 95% जो आंख है वो बिल्कुल सही है। किस नजर से देखते हैं सायरा जी? और अब हम देख रहे हैं कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल एक मरतबा फिर लाया गया और एक और इंजेक्शन जो बातें हो रही थी कि 25 फरवरी को उनको लगना है वो कल लगवा दिया गया है। फैमिली भी नहीं थी, जाते उनके मौलजीन भी वहां पर मौजूद नहीं थे और अब ये भी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि एक और इंजेक्शन, जो तीसरा इंजेक्शन होगा वो 24 मार्च को लगाया जाएगा। क्या आप समझती हैं कि फैमिली का होना वहां पर ज़रूरी था और फैमिली को भी नहीं वहां पर बुलाया गया, जाती मौलजीन को भी नहीं पता था और अचानक से खबर आती है कि ऐसा कुछ हो गया दोबारा? वालेकुम, ये आपका सवाल, आपने मुझे कहा कि क्या फैमिली को होना चाहिए था। मतलब ये सवाल तो किसी भी कोई भी जो इंसान है जो इस वक्त ये अगर पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है, कोई भी पाकिस्तानी मतलब किसी का बाप बेटा भाई बच्चा हॉस्पिटल में हो, आप उससे सवाल पूछ रहे हैं क्या तुम्हें होना चाहिए था। हुकूमत जरूरी नहीं समझती ना? हुकूमत तो देखें एक मुसल्लत टोला है ना कि जिन्होंने ये अजाब हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया है। अभी कोई गिरा था ना बाथरूम में औंधे मुंह, उनकी फैमिली साथ नहीं थी। जो जराए से खबरें पता चल रही थी वो तो यही पता चल रहा था कि बेटे ने ये बता दिया, उसने फलां ने ये बता दिया, बीवी ने ये बता दिया। पता है हुकूमत चाहती क्या है? मैं तो देखे अब हुकूमत को भी कोई नहीं वो कहती कि हाँ ठीक है उनके सीट के साथ चिपके हुए हैं और वो हर हुक्म बजा लाते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि एक इदारा हमारे मुल्क में इतना मजबूत कैसे हो गया। फिर मैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहराती क्योंकि सबसे बड़े मतलब वो कहते हैं ना कि अब मैं क्या, मेरे पास कोई अच्छे अल्फाज नहीं है कि वो बेशरम और बेहया तो हम लोग हैं। ये जो हम भी बैठे हुए, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, अपने आसपास बैठे लोगों की भी बात कर रही हूँ कि इस मुल्क में चल क्या रहा है। बात इस वक्त ना पीटीआई की है ना एक इमरान खान की है।
आपको और मुझे ये नहीं पता कि हमारी PIA बेची किसने, खरीदी किसने। आपको और हमें ये नहीं पता कि रोजवेल्ट होटल का क्या हुआ, उसको कैसे दिया है, दान में दे दिया, पीस बोर्ड की फीस के तौर पे दे दिया। वहां पर पीस ऑफ बोर्ड उसमें जा रहे हैं बतौर पाकिस्तानी। मुझे ये नहीं पता कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। उससे पहले जो खून की होली खेली गई तब हम लोग वहां पर पहुंचे नहीं। अब क्या हम नोचने के लिए, या एक ट्रम्प एक मेंटली रिटार्टेड बंदा वहां पर बैठा हुआ है, उसको रमजान में और पता नहीं क्या क्या करके कि इस होली मंथ ऑफ रमजान। मैं अभी वीडियो देखी, वो क्या कहते हैं, नौरीन आपा नाले में गिरी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। मतलब मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे अफसोस। और अब तो कहते हैं ना कि जैसे वो तमाम कैफियत से मैं गुजर चुकी हूँ। आपको शायद मेरी आवाज भी ऐसी लग रही होगी कि जिस तरीके से मैंने वहां पर अभी कुछ लोगों को, वो कहते हैं ना कि क्या मैं आपको बताऊं कि इज्जत नीलाम होने पर आ गई हैं, इज्जत नीलाम होने पर आ गई हैं। और इनकी तरजीहात देखें आप, इनकी तरजीहात देखें। एक हफ्ता आपको और हमें पहले किस किस चीजों में उलझाया हुआ था। अभी एक हफ्ते से, 4 दिन से हम पीपल्स पार्टी और MQ का तमाशा देख रहे हैं। कहाँ गया गुल प्लाजा? आपने प्रोग्राम किए थे ना 2 हफ्ते, कहाँ गई रिपोर्ट? ये एक दूसरे को ऑक्सीजन देने के लिए आ गए हैं यहाँ पर। मैं क्या कहूँ, अब आप देख रहे कि ये वाली तमाम चीजें चल रही हैं। क्या कहेंगे मलिक नजीब? तारिक फजल चौधरी जो हैं विफाकी वजीर हैं, और उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जब बानी के दूसरे इंजेक्शन लगवाने के लिए तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको दावत दी थी उनकी जानिब से, वो दावत महज रस्मी समझी जा रही है, क्योंकि दावत तो दी थी कि आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, या तहरीक इंसाफ की क़यादत को बाकायदा दावतनामा दिया गया था। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब वो इंजेक्शन 25 फरवरी को ऐसा कोई चीज़ सामने आएगी तो उस वक्त वहाँ पे फैमिली भी होगी, और उसके साथ साथ PTI की जो मौजूदा क़यादत है उनमें से भी लोगों को दावत दी गई थी। लेकिन फिर अचानक से ऐसा होता है कि 24 फरवरी को ही ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है। ना कोई फैमिली मेम्बर था, ना कोई ज़ाती मौलजीन जो थे उनमें से वहाँ पर कोई था, ना कोई उनके वकला में से कोई था वहाँ पे, बस हुकूमत ही हुकूमत थी। फिर यही हुकूमत है जो कि बात तो करती है कि हम पे ट्रस्ट किया जाए, बानी के मामले में किसी किस्म की सियासत जो है वो नहीं की जाए। फिर जब आपके इस तरह के बयानात सामने आते हैं कि आप ही के वज़रा ने कुछ बातें की होती हैं और कहा होता है कि ये सब तमाम चीज़ें जो हो जाएंगी, फिर इन बयानात में तज़ाद जो है वो हमारे सामने आता है। ट्रस्ट किस पे किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आकाशा, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, रात को बानी PTI को तकरीबन 12:15 बजे अस्पताल लाया गया और 50 मिनट तक वो अस्पताल में मौजूद रहे। 50 मिनट तक उनका इलाज जो है वो किया जाता रहा। अब उस मौका पर अल-शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के जो डॉक्टर हैं नईम कुरैशी, वो भी इस मौका पर मौजूद थे। और आप ये देखें कि PTI की जानिब से, वो बानी PTI के ज़ाती मौलजीन में से थे? नहीं, ज़ाती मौलजीन में से नहीं थे, अल-शिफा अस्पताल के थे वो, आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के वो थे, और रेटिना के स्पेशलिस्ट थे वो। जी स्पेशलिस्ट थे। अब PTI की जानिब से शुरू से यही कहा जाता रहा है कि आप बानी PTI को अल-शिफा आई ट्रस्ट में मुंतकिल करें। तो अल-शिफा आई ट्रस्ट में भी डॉक्टर तो यही होंगे, नईम कुरैशी साहब भी होंगे वहाँ पर भी। तो ये एतराज़ तो PTI का यहाँ पर ख़त्म, उन्होंने हुकूमत की जानिब से ये एतराज़ ख़त्म कर दिया गया कि आप इनको अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल में, क्योंकि वही सहूलियात जो हैं वो इनको पिम्स में भी दी जा रही हैं। अब उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा, ये एक अलग सवाल है, क्योंकि मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये फौरी इलाज होता है, 50 मिनट का, 20 मिनट का, 60 मिनट का दुरानिया होता है, प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रात को भी यही सारा हुआ। 2 डॉक्टर मौजूद थे पिम्स के, और एक डॉक्टर जो है वो शिफा के मौजूद थे वहाँ पर मौका पर। और बैरिस्टर गौहर को जो है वो पैगाम भिजवाया गया था कि आप हॉस्पिटल में अगर आ सकते हैं तो आप हॉस्पिटल आ जाएं, हम इनको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। अब आप ये देखें कि एक तो वो बानी PTI एक बड़ी जमात के लीडर हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं। सिक्योरिटी खदशात होते हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पोशीदा रखनी होती हैं। नहीं तो फैमिली भी उसमें आती है कि बिल्कुल उसमें सिक्योरिटी खदशात में फैमिली भी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त फैमिली में नहीं है, कौन सी एग्जांपल वो इस वक्त फैमिली में नहीं है, वो कैद में है। तो जिस टाइम आप कैद से, जेल से किसी को लेकर बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल तक, तो काफ़ी सारी आपको रुकावटें का सामना करना पड़ सकता है। तो वो सारे सिक्योरिटी मेजर्स को आपने देखते हुए रात को बानी PTI को एक मरतबा फिर पिम्स लाया गया।
और यही वजह है कि वो उनको ज़्यादा तशहीर नहीं की जाती है। सिक्योरिटी खदशा तो नजीब हॉस्पिटल में भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी नुकसान पहुंचा सकता है, खुदा ना खास्ता। सर वो सारी चीज़ें जो हैं वो पहले क्लियरेंस हुई थी, उसके बाद उनको वहाँ से जेल लाया गया। अगर रात को अगर सर देखें खबर लीक होने की बात होती है, अगर आपको पहले खबर आ जाती है कि वहाँ पर मीडिया का एक जमघटा होगा, तो मीडिया के मतलब अगर फैमिली को बताया काफी जाता सारी तो चीजें जो है वो मुश्किलात का शिकार होती हैं। नजीब साहब बात करना नहीं चाह रहे, बेसिकली वो अंदर की खबर नहीं देना चाह रहे। मसला कुछ और है। देखें सिर्फ यही वजह है कि अगर बताएंगे तो बाहर लोग आ जाएंगे और इकट्ठा हो जाएगा। असल चीज ये है, लाजमी बात है वो आप यही वजह है कि वो बताना नहीं चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते। बस चले छुप रही है ना गवर्नमेंट। चलें, हमने तो इससे पहले ये भी देखा था कि जिस तरीके से तारिक फजल चौधरी साहब जो है उनकी जानिब से ये बात की गई थी कि आज जब बानी पीटीआई का मतलब जो दूसरा इंजेक्शन है वो लगने की जब बातें हो रही थी 25 फरवरी की, तो उसके साथ साथ ये बातें भी सामने आई थी कि फैमिली को भी और उसके साथ साथ पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है यानी पीटीआई के कुछ लोग थे उनको दावत तो दी गई थी। इस पर सरदार फैजान आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। चले अब आज हुआ 24 फरवरी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम तीसरा इंजेक्शन की डेट भी मिल गई है 24 मार्च, और तब भी हम यही कहेंगे कि ऑपोजिशन को इसी तरीके से दावतनामा जो है मौसूल होगा, दावत दी जाएगी, उनके फैमिली को दावत दी जाएगी और फिर 24 मार्च की जगह ये चीज़ हमारे सामने 23 मार्च को आ जाएगी। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मिस आकाशा। देखें, मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि आज जो इंजेक्शन लगा वो सही बात है, कुछ चीजें जो हैं वो सिक्योरिटी पे भी डालनी चाहिए, लेकिन बैरिस्टर गोहर को बाकायदा तौर पे राना सनाउल्लाह का बयान पड़ा हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बैरिस्टर गोहर साहब को दावत दी गई थी, लेकिन बैरिस्टर गोहर साहब ने इस चीज को रिफ्यूज नहीं किया, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मुझे सिर्फ एक मैसेज के जरिए जो है वो इत्ला मिली थी कि इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्हें इंजेक्शन लगाया गया और उसके बाद जो है उन्हें वापस जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। जी, तो उन्होंने इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही रिफ्यूज किया है कि उनको इस चीज की दावत दी गई थी या नहीं दी गई थी। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हमने बैरिस्टर गोहर साहब को दावत दी थी। जब बैरिस्टर गोहर साहब को दावत दी जा सकती है तो फिर उनकी बहनों को क्यों दावत नहीं दी जा सकती? उनकी बहनों से क्या ऐसे खतरात हैं? उनकी बहनों को एक दिन पहले इत्तला दे दी जाए, 1 घंटे पहले दे दी जाए, वो इस्लामाबाद में इस टाइम पे होती हैं, उनके घर से जाके उनको सिक्योरिटी में लाया जाए। कोई इस तरह की मतलब कोई कबाहत नहीं है कि उनकी बहनों को इत्तला नहीं दी जाती। और तहरीक इंसाफ जो इस टाइम पे नैरेटिव बिल्ड कर रही है वो यही बिल्ड कर रही है कि उनकी बहनों के साथ उनकी मुलाकात नहीं की जाती, उनके जाती मालिज जो है उनके साथ नहीं मिलाए जाते। फिर वहां पे राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बयान भी दिया था कि डॉक्टर नदीम कुरैशी, वो इमरान खान ने नाम जो है वो सजेस्ट किया था, उस पर भी अभी तक तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई बयान जो है वो अभी तक सामने नहीं आया कि डॉक्टर नदीम कुरैशी का नाम क्या इमरान खान ने दिया था या नहीं दिया था। तो ये तमाम चीजें जो है इस टाइम पे जो चीज चल रही है, इनके दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं वो सर्वाइवल की एक लड़ाई चल रही है। वो तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान का नाम लेके, उनके इलाज का नाम लेके अपने जो नैरेटिव है वो बिल्ड कर रही है। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो अपनी पावर शो दिखाने के लिए, अपनी पावर बताने के लिए हुकूमत में रहते हुए उनको बाकायदा ऐसे तरीके से नहीं करना चाहिए था कि वो एक उस साबिक वजीर आजम को, एक बड़ी पार्टी के साबिक चेयरमैन को उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात की भी इजाजत नहीं दी जा रही। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहां पे भी उनको उनके फैमिली मेंबर्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के बगैर ले जाया जाता है। कोई भी ऐसा मेंबर उनके साथ नहीं होता, सिर्फ हॉस्पिटल का अमला या उनके सिक्योरिटी अमला, कोई उनका अपना जानने वाला जो है वहां पे मौजूद नहीं होता। कोई एक मेंबर ऐसा होना वहां पे जरूर चाहिए था जो कि जिसपे तहरीक इंसाफ के लोग ट्रस्ट कर सकें, जिसपे आवाम जो है वो ट्रस्ट कर सके ये तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मेंबर जो है। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना फैजान साहब, हम भी तो यही कह रहे हैं कि हुकूमत क्या छुपाने की कोशिश कर रही है? ऐसी कौन सी चीज है जो हुकूमत अब तक छुपा रही है? और वो यही चाहती है कि ना इसमें जाती मौलिजीन हो, मतलब पीटीआई का कोई भी फर्ज जो है वो इसमें मौजूद ना हो। छुपाया क्या जा रहा है? देखिए, अभी तक से खान साहब जो हैं वो अंदर गए हुए हैं, तब से अब तक सिर्फ एक तस्वीर उनके सामने आई थी, वो भी किसी रिपोर्टर ने किसी एक टाइम पे ले ली थी और उसके बाद से आज तक उनकी ना कोई तस्वीर सामने आई है,
ना कोई इस तरीके पता नहीं उनका चेहरा क्यों छुपाया जा रहा है लोगों से। ये चीजें भी जो है वो काफी डाउट पैदा करती हैं लोगों के अंदर कि आप उनका चेहरा क्यों छुपाते हैं, इतनी सिक्योरिटी में क्यों लाते हैं। जब नवाज शरीफ साहब अपने मुकदमात निपटा रहे थे तो वो आते थे, इसी तरीके से तमाम सिक्योरिटी उनको मिली हुई थी। वो आते थे, अदालतों में भी आते थे, इलाज के लिए भी डॉक्टर उनके अपने मालिक जो हैं उनके पास जाते थे। तो ये खान साहब पे, ये इमरान खान पे इतनी ये सख्ती जो है वो क्यों की गई है, ये तमाम चीजें जो हैं वो काफी एक शकूक व शुबहात पैदा करते हैं कि एग्जैक्टली एक आईनी हक से महरूम किया जा रहा है और ये हुकूमत क्या एग्जाम्पल जो है वो सेट करना चाह रही है। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि हम मुज़ाकिरात चाहते हैं, अगर कोई हट धर्मी पर उतरा है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है तो फिर क्या किया जा सकता है। बात होगी इस पर, यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदी। देर आए दुरुस्त आए, आ ही गए। सदर जरदारी ने सिंध हुकूमत और पार्टी क़यादत को कराची की अबतर हालत पर 3 माह की डेडलाइन दे दी है। क्या ये कराची की तरक्की के लिए एक मुस्बत कदम साबित होगा? सगीर चौधरी साहब हंस लें थोड़ा सा इस पे। मेरा तो ख्याल है कि हंसी आनी चाहिए। नहीं देर आए दुरुस्त आए ना, आ गए। देर आए। आप अगर इनकी गवर्नमेंट पे जाएं, सूबे में इनकी गवर्नमेंट कब से है तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि 18 साल से ये हुकूमत में है। 18 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके तो 3 माह कौन सी डेडलाइन, ये हंसने वाली बात है। और मैं अदाद शुमार के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल भी है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी होती है कि जब कोई बहुत ज़्यादा प्रेशराइज इधर उधर से आता है, आपको प्रेशराइज़ किया जाता है या आप पे प्रेशर होता है तो फिर आप इस तरह के बयान देना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक पूरे सूबे में 3 माह में आप क्या क्या जो है वो इनकलाबी इकदाम उठा लेंगे? क्या आप सारी सड़कें उखाड़ के नहीं बना देंगे? सारे ब्रिजेस बन जाएंगे और जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं वो 3 माह में ख़त्म कर लेंगे? जितने भी मसाइल हैं उसका हल जो है वो 3 माह में ख़त्म हो जाएगा? ये मुमकिन है? ये बात जो है वो जो हर ज़ी शोर आदमी है वो समझता है कि ये सब बयानबाजी की हद तक महदूद है। देखें, पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो कोई ना कोई स्टंट खेलती है। अब जो MQM है वो उनसे नाला नज़र आ रही है फिर दोबारा, चूँकि MQM वहाँ पे उसने बयान देने शुरू कर दिए हैं दोबारा से। और हमेशा से MQM जो है वो पीपल्स पार्टी की मुखालिफ ही रही है। बेशक वो इत्तेहादी है, उसके थोड़े से आप वो एक डिसिप्लिन में है वफाक के, लेकिन इसके बावजूद जो है वो तनकीद करती है। और अब तो खुलेआम लोग ये तनकीद करते हैं। मैं CM पंजाब की तारीफ़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो CM पंजाब की मिसाल दे रहे हैं कि CM पंजाब की तर्ज पे या तो इधर भी कोई CM ले आएँ या फिर उनको इधर ले आएँ सिंध में, ताकि सिंध में जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो ठीक हो जाएं। और जो सिंध में एक इंतहाई, अब कराची की सूरत हाल देख लें, कराची कारोबार का हब है और कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाला वो सिटी है। वो एक मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा है कराची, इतनी बड़ी उसकी आबादी है। आप देखें इंडस्ट्री वहाँ पे है, हमारा सारा सिस्टम वहाँ पे मौजूद है, लेकिन मौजूद नहीं है तो गुड गवर्नेंस नहीं है। और किसके हवाले किया वो हमने कराची 18 साल से? और कोई किस पूछने वाला है इनको कि आपने वहाँ पे हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं तो वहाँ की आवाम की तकदीर बदलने के दावे करते हैं। आपने क्या दावा किया है? जैसे सायरा बानो साहबा फरमा रही थी कि गुल प्लाजा को भूल जाएंगे, तो गुल प्लाजा क्या, वहाँ पे तो तकरीबन हर महीने में सैकड़ों आग लगती हैं, आग के वाक़यात होते हैं। उनके पास तो कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, कोई ट्रेंड स्टाफ ही नहीं है। आप यहीं मामूली बात यही ले लें, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ वो क्या करेंगे? लोग तो रिस्क पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी आपने और वहाँ पे इलीगल जो है वो सारी चीज़ें हो रही हैं और आप उस पर कोई तवज्जो नहीं है। वजह भाई आपने पिछले दिनों सुना होगा कि थाने बिकते हैं और ये बहुत बात मशहूर हुई थी कि थाने करोड़ों में बिकता है थाना। करप्शन का ये आलम है वहाँ पे। आप एक SHO को हटा के एक SHO को मुअत्तल नहीं कर सकते आप। ये वहाँ की सूरत हाल है इस वक्त सिंध की। और वहाँ पे करप्शन की शरह देख लें, जराइम की शरह देख लें, और भी बैड गवर्नेंस की इंतहाई बदतरीन मिसाल है इस वक्त। वहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप इंटीरियर सिंध में जाएँ कभी, आपको मैंने देखा हुआ है इंटीरियर सिंध में जाके, वहाँ
पे लोग जो हैं वो पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। वहाँ पे सेहत नहीं है, तालीम बिल्कुल नहीं है, जहालत है वहाँ पे, जहालत। इस दौर में, इस सदी में भी आपने अगर जहालत का अमली मुजाहरा देखना है तो आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे लोगों को तालीम से कितना महरूम रखा जा रहा है। वहाँ पे लोग चीखेंगे लेकिन उनको वडेरा चाहिए। वहाँ पे लॉर्डिज्म जब होता है तो वहाँ पे तो आपको आगे नहीं आने देते लोगों को, यही सिस्टम है। और वहाँ पे एक मौरूसी सियासत का सिलसिला चल रहा है। और आपने देखा एक जरदारी साहब पे भारी, और 18 साल से भारी हैं वो सिंध पे। आपने बात की 18 साल की, ये जो गुस्सा आज नजर आ रहा है, ये जो नाराजगी आज नजर आ रही है, 18 साल हो गए हैं, बहुत अरसा गुजर गया है। सायरा जी क्या कहेंगी? जिस तरीके से सगीर चौधरी साहब ने भी बात की कि वहाँ के अवाम जो है वो तरस रहे हैं हर चीज़ को, बुनियादी सहूलियात की वहाँ पर कमी है, बुनियादी सहूलियात जो है वो अवाम के दहलीज तक नहीं पहुँचाई जा रही हैं। और ऐसे में हम देखते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब का गुस्सा जो है वो हमारे सामने आया है। किस नज़र से देखेंगी आप इसको? नहीं जी, ये सब आपस में मिले हुए हैं। आपके शुरू के प्रोग्राम में मैंने कुछ साथियों को जिक्र किया था, फिर मुझे बताया था कि जी एक साहब यहाँ पर भी बैठे हुए, उन साहब ने आके सही रिपोर्ट क्यों नहीं किया? उन साहब ने 4 चीजें देख के तारीफ के कलाबे क्यों मलाए? तो जिस वक्त यहाँ पर बैठ के बड़े जय्यत सहाफी प्रोग्राम करते हैं, जियो पे करते हैं, इधर या उधर, फिर उसके बाद जरदारी साहब की तारीफ भी होती है। हम तो हकायक पे अपनी बात करते हैं। नहीं, मैं दूसरे चैनल्स की बात कर रही हूँ। पूरे आजकल अभी आपने देखा होगा पूरे प्रोग्राम हो रहे हैं। जी। तो वो उनको लोगों को तो इश्तिहार मिलते हैं, कैंपेन मिलती है करोड़ों रुपए की, उनको नहीं पता चलता। बाकी अभी जो ये 3 महीने का वो हो जाए, अभी इनकी जहनियत देखें। बाखुदा आप आए, मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 300 मीटर या 400 मीटर का एक टुकड़ा है ये अंडरपास से ऊपर का। मुर्तजा वहाब उसकी 10 दिन से तस्वीर लगाए जा रहे हैं, कभी ड्रोन से, कभी राइट से, कभी लेफ्ट से। वो नहीं, वो थाने में जाके वो करते हैं, कभी राइट पे मुंह इधर करो, लेफ्ट इधर करो, ऐसे करके वो तस्वीर लगाए जा रहे हैं। और तो और इनके जो जाले हैं वो कह रहे हैं ये दुबई या अमेरिका नहीं है, ये कराची है। मैंने कहा कहीं ट्रंप के जहाज ना लैंड कर दें यहाँ पर कि ये तो अमेरिका, यहाँ पर कहाँ से नजर आ गया। तो देखिए ये एक दूसरे को ऑक्सीजन दे रहे हैं, वो खेल रहे हैं सिंध कार्ड, वो खेल रहे हैं लिसानी कार्ड। दोनों को आवाम मुस्तरद कर चुकी है। सिंध में तो एमक्यूएम का वजूद यहाँ पर है ही नहीं। और जो उन्होंने फिर भाई के लिए कुछ कहा तो उसके बाद जो रहे सहे, कहीं किसी के दिल में हमदर्दी होगी, वो भी चली गई। तो आप देखें ये मसला चल रहा है, इधर से सिंधी खड़े हो गए, ओ हमारा सूबा, हमारा सूबा, हमारा सूबा। उधर से वापिस उन्होंने सोए हुए महाजिरों को जगा दिया कि ले भैया हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है। भले हमने एमक्यूएम में आके लूट लिया, भले हमने अपने साउथ अफ्रीका में, टोरंटो में, लंदन में सब जायदादें बना ली, भले हमने ये सारा कुछ कर लिया, चलो अब वापिस से जाग जाओ। और आपको और हमें भी पता है कि ये किसके इशारे पर, इस चुटकी पर ये लोग जागते हैं और उसके बाद अपना तमाशा शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में कोई, आप क्या कहती हैं, तमाशे की कमी थोड़ी है। आपका दिल चाहे आप यहाँ पर सुन्नी शिया का झगड़ा करा लें, आपका दिल चाहे आप यहाँ पर पठान महाजर का झगड़ा करवा लें, सिंधी महाजर का झगड़ा करवा लें, आपका दिल चाहे तो आप वहां पर बॉर्डर पे झगड़ा करवा लें, पंजाब और उसके उस पे करवा लें। तो यहाँ पर मसला और झगड़ों की कमी नहीं है, इसको सीरियस ना लिया करें। 3 महीने में मैं कारकर्दगी देखूंगा। 18 साल में क्या जरदारी साहब कहाँ थे? यहाँ पर नहीं थे। यहाँ पर जो करप्शन की दास्तानें हैं, जो सोलर में जो यहाँ की गंदम चूहे खा गए, जो यहाँ पर क्या कहते हैं असला पकड़ा गया, जो कच्चे के डाकू, ये तमाम चीजें खत्म। और 3 महीने में 4 सड़कें रंग रोगन करके आपकी मेरी किस्मत यही है कि चाइना की 6 लाइटें दरख्त के साथ लगा दो और मैं समझूं कि तरक्की हो गई है। भले मेरे घर में कुछ खाने को हो या ना हो, भले मैं बिल पे कर सक रही हूँ या ना कर सक रही हूँ, भले मेरे पास सिलेंडर भरवाने के पैसे ना हो। अभी आपने इश्तिहार देखा होगा कि ये जी OGTCL वाले और ये सुई सदरन गैस वाले घर घर छापा मारेंगे, अगर किसी के पास मशीन हुई या सिलेंडर हुआ तो उसको पकड़ा जाएगा। क्यों भाई? हमने कहा था फर्टिलाइजर कंपनियों को आप सब्सिडी पे गैस दो, घर वालों के पास गैस नहीं है, तो अभी यहाँ पर इफ्तारी के लिए बैठे हुए मशीन से गैस ना खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे आप मुझे बताइए। और गैस जितनी महंगी है, वो महंगी गैस लेके उसके ऊपर क्या क्या पकाया जाएगा आप मुझे बताएं। अब है हम लोगों के यहाँ रिवायत ठीक है इफ्तारी की, बड़े हमें बताते हैं उलमा कराम, जो खुद अभी बड़ी तस्वीरें उनकी आती हैं जो माशाल्लाह से क्या कहते हैं उसको, खाने पीने में तो देखिए कुछ हानि ही नहीं है ना उनका। तो बस क्या क्या कहा जाए, ये चल रहा है यहाँ पर। और आपको और हमें ये इस लड़ाई में लड़ो, एमक्यूएम वाले ने ये कह दिया,
उसने ये कह दिया। खालिद मकबूल ने जी 78 सीटों का जिक्र कर दिया कि पहले उसको हुकूमत दी हुई है। बंदा खालिद मकबूल से पूछे, बेटा तुम्हारी सीटें हैं? दिल पे हाथ रख के बोलो ये 14 सीटें तुम्हारी हैं जो तुम्हें वहां से नेशनल असेंबली की और ये बाकी जो वहां से मिली हैं। तो ड्रामे देखा करें इनके, ये ना बाट होते हैं, ये ऐसी जमातें जो होती है ना, आपने कोई तराजू में ना छोटे छोटे पार्ट देखते होंगे, वो फिर वजन बराबर करने के लिए फिर उठा के एक बट्टा इसमें डाल दिया, एक बट्टा उसमें डाल दिया कि सौदा पूरा हो जाए। काम कौन कौन से चल रहे हैं पीछे, आप और हम के जी 3 महीने में इनके पास जादू की छड़ी है, जो छड़ी घुमाएंगे और सारा कुछ हो जाएगा, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा। समंदर तो हमारे छोड़े नहीं, पत्थर भर भर के वहां पर हमने इमार और बाकी चीजें खड़ी कर ली हैं। तो ये ऐसे ही है। मैं तो इनकी बातें आती हैं तो मुझे हंसी आती है कि लो भैया अब ये पूरा एक हफ्ता हम इसी पे रहेंगे और हमें ये पता है कि ये दोनों झूठे हैं। और 3 महीने बाद तमाम लोग जो हैं वो ये सारी चीजें जो है वो भूल जाएंगे, जी मतलब भूल जाएंगे। ठीक है, फैजान साहब क्या समझते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उनके जानिब से गुस्से का इजहार किया गया है, ये जो गुस्सा है ये क्या मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हैं और जो वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं उनकी कारकर्दगी सिफर जाहिर करते हैं, या एक और दिखावा जो है वो इस वक्त आवाम को दिखाया जा रहा है? आकाशा, ऐसा है कि अभी आइंदा आने वाले इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। कुछ हल्कों में बात चल रही है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो आइंदा आने वाले वजीर आजम होंगे। कुछ हल्कों में बात चल रही है कि मरियम नवाज जो है वो आइंदा आने वाली वजीर आजम होगी। सोशल मीडिया पे भी ये गुफ्तगू जो है वो चलती रहती है। लेकिन अभी जो इनके दरमियान आपस में इख्तलाफात आए हैं वो आसिफ अली जरदारी ने जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो इजलास था उसमें शिरकत की। दूसरी जानिब गवर्नर ने भी MQM के उन्होंने भी शिरकत की अपनी पार्टी के इजलास में। तो इन दोनों के इस चीज पे जो है वो इख्तलाफात आए हैं और एक दूसरे पे बयानबाजी जो है इन्होंने करना शुरू की है। तो इस वजह से आसिफ अली जरदारी काफी भरम हुए हैं और उन्होंने पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं उसको भी नोटिस लिया है और उन्होंने आपस के अंदर के इख्तलाफात को ख़त्म करने की हिदायत जारी की हैं। और साथ ही 3 महीने का, जैसा कि सगीर चौधरी साहब ने काफ़ी तंज़िया अंदाज में बात की कि ये एक मजाक है कि इतने सालों में जब आप एक सूबा जो है वो सही नहीं कर सकते, और यही बात जो है वो बाहर भी दूसरे हलकों में भी चल रही है कि जब आप एक सूबा नहीं चला सकते तो आप मुल्क कैसे चलाएंगे। तो इस चीज को आसिफ अली जरदारी ने सीरियस लिया है और अपने वजीर आला को और मेयर को एक हिदायत जारी किए हैं कि 3 महीने के अंदर जो है वो कराची को आप क्लियर करें। तो अब ये किस तरीके से क्लियर होगा, किस तरीके से ये साफ सफाई इनकी होगी, ये रोड किस तरीके से बन जाएंगे, जो पुल टूटे हुए हैं, जो गड्ढे हैं, जो कराची के इतने सैकड़ों मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स के मसाइल हैं। बिल्डिंग्स जो हैं वो बुसीदा हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं और उसके अंदर भी लोग रह रहे हैं। हर रोज हर दूसरे दिन एक खबर आ जाती है, कोई बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती है, दर्जनों लोग बीच में मर जाते हैं। तो इन तमाम चीजों का हल जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि आइंदा आने वाले इंतखाबात पे मुस्लिम लीग नून की भी नजर है और पीपल्स पार्टी की भी नजर है, और दोनों ये चाहते हैं कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में मरकज में हुकूमत जो है यही बनाए। तो बज़ाहिर वो उन्होंने मरियम नवाज की मिसालें जो हैं वो हर जगह पे दी जा रही हैं कि मरियम नवाज जिस तरीके से सूबे को चलाने में कामयाब हो रही हैं, या जो नजर आ रहा है, या चाहे जैसा भी है, कुछ नजर तो आ रहा है कि मरियम नवाज कुछ कारकर्दगी दिखा रही हैं। तो आया पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में ये कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई जा रही? उनके पास ना तो कोई वसाइल की कमी है, ना किसी और ऐसी चीज की उनके पास कमी है कि वो कराची में अपनी परफॉर्मेंस जो है वो शो ना कर पाए। 18 साल हो गए हैं उनके, एक ही वजीर आला जो हैं वो बैठे हुए हैं और वो अपने सर 18 साल, इट्स अ ह्यूज टाइम। क्या हम ही यहाँ पे बैठ के बात करेंगे, क्या आप ही बात करेंगे, क्या वहाँ के आवाम को नजर नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है? क्योंकि यही जो पॉलिटिशियंस हैं यही हमें बताते हैं, मलिक नजीब, कि कौन गद्दार है, कौन जो है इस्तीफे का हकदार है, किसको इस्तीफा जो है वो ज़रूर देना चाहिए क्योंकि वो सही से काम नहीं कर पा रहा, सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा, सही से आवाम के जो सहूलियात हैं उनको नहीं दे पा रहा। सो वो हमें बताते हैं कि किसने इस्तीफा देना है, जिनका ये काम है वो नहीं कर पाते।
वो मुंतखब करते हैं, फिर ऐवानों में भेजते हैं कि यही लोग ऐवानों में पहुंच के हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। फारूक सत्तार ने पीपल्स पार्टी के गवर्नर इस्तीफा मुतालबे पर सदर जरदारी से इस्तीफे का एक मुतालबा कर दिया है और एक सियासी जवाबी हमला जो है वो हमारे सामने आया है। या MQM की वफाकी हुकूमत में पोजीशन को कमज़ोर करने की एक कोशिश जो है वो की जा रही है, या ये सिर्फ बयानबाजी है और थोड़े वक्त के बाद तमाम तर चीज़ें जो हैं वो स्टेबल हो जाएंगी? आकाशा, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया कि अवाम क्या चाहते हैं। असल बात तो ये है कि कराची की अवाम है वो क्या चाहते हैं। अब आप ये देखें कि ऑन TV का रमज़ान ट्रांसमिशन में मुमना इकबाल साहिबा ने एक बात की। उन्होंने कहा कि कराची को मरीम नवाज़ दे दो। तो अब कराची की आवाम से पहले पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। वो अब ये उनकी जानिब से ये कहना है कि आप कोई वज़ीर आला लगाएं इस तरह का पंजाब तर्ज का कि वो आगे कराची में काम करे। अब जिस तरह आप देखें कि 18 साल से कराची में, सिंध में जो कुछ हो रहा है, वहाँ की आवाम का तो सत्यानाश ही हो गया है। मैं तो यही कहूँगा कि आवाम का तो बड़ा गर्क कर दिया है इन्होंने। आप देखें उबलते हुए गटर हैं, गटरों के ढकने नहीं हैं, बच्चे गिर के मर जाते हैं, और आप कहते हैं कि हम अभी बस 3 महीने में हमने कारकर्दगी देखनी है। तो 18 साल में कारकर्दगी आपने क्यों नहीं देखी? और दूसरी चीज़ देखें कि MQM या पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है वफाक में, अब वफाक के अलावा भी दीगर सूबों में आप देखें कि पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे लेकर बैठी हुई है। तमाम सूबों में सवाए सिंध के गवर्नर इनके, चेयरमैन सेनेट इनका, सदर इनका, कश्मीर में हुकूमत इनकी। पीपल्स पार्टी को किसी चीज़ की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं है। अब रही बात MQM की, तो MQM वफाक में बैठी हुई है और अपने हिस्सा ले कर बैठी हुई है। तो MQM ये कभी नहीं चाहेगी कि उनका एक जो सूबे में गवर्नर है वो भी खो जाए। तो MQM पीपल्स पार्टी के साथ बैठेगी और बैठ कर ही जो वो मामला हल करेंगे। इस वक्त सिर्फ जो बात MQM की है वो ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गवर्नर को चेंज किया जाए, तो गवर्नर को बचाने के लिए MQM जितने भी अरबे हैं वो इस्तेमाल करेगी। वो वफाक में अगर करना चाहे तो वफाक में भी करेगी, सिंध में करना चाहे तो सिंध में भी करेगी। लेकिन जो जरदारी साहब ने बात की कि अब मैं 3 माह बाद कारकर्दगी देखूंगा, और जो काम 18 सालों से नहीं हो सका, 18 सालों से नहीं हो सका, 3 महीने में होगा। अब आप देखें मेयर जो है वो कराची में वो भी MQM का बैठा हुआ है और गवर्नर भी उनका है। तो ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं MQM की भी है। मतलब एक से सीट ली गई तो दूसरा जो है वो इस पर बहुत ही ज़्यादा बयान देगा, फिर एक जंग होगी और फिर वो जंग जो है खुद ही ख़त्म हो जाएगी। मुझे भी यही लग रहा है कि अब आवाम जो हैं थक चुके, हार चुके हैं, अब वो खामोशी चाहते हैं। क्या कहेंगे सगीर चौधरी साहब? देखिए, आवाम का तो शुरू दिन से ये मुतालबा है कि उनके जो बुनियादी हुकूक हैं उनको दिए जाएँ, और जो भी गवर्नमेंट आती है वो एक मंशूर लेके आती है, और गवर्नमेंट का काम ही ये है कि वो आवाम को उनके बुनियादी हुकूक दे। ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, और गवर्नमेंट जब ये पूरा नहीं करती तो जाहिर सी बात है कि वो अपने फ़र्ज़ से गाफिल होती है, और इसमें आवाम तक हुकूक ना पहुंचना उनके, या उनको सहूलियत से जो है वो दूर रखना, ये बेसिकली इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकिली में फुकदान है। ठीक है, चंद ख़ानदान है, मौरूसी सियासत है जी। और सिंध में उसका बड़ा ज़ोर शोर है मौरूसी सियासत का, आप किसी और को आने नहीं देते। ठीक है, आप तस्वीरें हम देखते हैं कि सदर साहब बैठे हैं और चेयरमैन बैठे हैं पार्टी के, और बेटियां भी हैं और दामाद भी साथ है, तो आप दौरे भी कर लेते हैं। और इसके अलावा जो आपके दिल में आता है, जो आप चाहते हैं लग्जरी लाइफ गुजारना, वो आप आवाम के पैसे से गुजारते हैं, और अवाम को आप कुछ नहीं देते, अवाम को सिर्फ इस तरह की बातें देते हैं। सगीर चौधरी साहब, हम अवाम की बात करें, सायरा जी, बात तो ये भी हो रही है कि जो काम 18 सालों से नहीं हो सका वो अब 3 महीने में होगा, ऐसी बातें हो रही हैं। उसके साथ हम देख रहे हैं कि फारूक सत्तार जो है वो एक अपील करें कि कराची को पीपल्स पार्टी के चुंगल से आज़ाद करवाया जाए, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का भी यही मुतालिबा है। सो क्या समझती हैं? मैंने हमेशा से आपको देखा है कि आप अवाम में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं, अवाम बहुत ही ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करते हैं, अवामी हल्कों में आप नजर आती हैं, अवाम से बात करती हैं, आप हमें दिखाई देती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कराची के अवाम या जो सिंध के अवाम हैं वो क्या चाहते हैं? कराची के अवाम इनमें से किसी को भी नहीं देखना चाहती। अगर किसी को, इनको MQM वाले को कोई ज़ोम है कि उनसे वो छुड़वाया जाए, दामन छुड़वाया जाए, अरे हर हुकूमत के तो इत्तेहाद में साथ बैठे हुए होते हैं,
और दूसरा मैं इसका जवाब देने से पहले कर दूं, एक अदाकारा के कहने के ऊपर ये हमारे ऊपर ये मुसल्लत ना करें कि यहाँ पर कि जी सिंध की आवाम अदाकारा भी तो वज़ीर-ए-आज़म देखिए इस मुल्क की शहरी है ना, अदाकारा होना कोई जुर्म तो नहीं है मैडम। ठीक है, सॉरी उसके जज्बात हैं मेरे और मुंह उसने से कह दिया कि कोई मसला तो नहीं है। एक सेकंड थोड़ा छुरी के नीचे सांस ले ले। 25 करोड़ जो कीड़े मकोड़ों के भी जज्बात हैं, नहीं, अदाकारा जो आपने एक कहा ना, औरत टीवी वो के भी तो ऊपर इस आ मुल्क की गई, शहरी है, उसके भी उसके सिर्फ जज्बात नहीं है, ठीक है, उसके जज्बात है, तो मैं भी अपने जज्बात का इजहार करती हूँ कि खुदा ऐसा वक्त हमारे ऊपर ना लेकर आए कि जब ये शोबाज किस्म का खानदान जो इख्तिदार में नहीं होता तो पाँव पकड़ता है, और जो इख्तिदार में होता है तो गला पकड़ता है कि ये हमारे सिंध के ऊपर मुसल्लत हो। मैंने तो पहले भी उस इलेक्शन कैंपेन में भी जब बात हुई थी, मैं शायद पहली कैंडिडेट होंगी जो मैं चाहती थी कि मैं ना जीतूं, क्योंकि बशीर मेमन और 2-3 लोगों ने पीर साहब से रिक्वेस्ट करके इन्होंने सीट एडजस्टमेंट की बात की थी कि जहां जहां आपके वोटर्स हैं उनको बोले कि हमें वोट दे दें। और ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात थी कि अल्लाह ना करे कि अगर मैं जीत गई तो मैं जाकर इनकी सफों में इनके पीछे बैठूंगी। इससे बड़ी बात मैं आपको क्या बोलूं। चलें, हम तो जानना चाहते हैं ना कि अब अवाम क्या चाहते हैं। तब अवाम यही चाहती है, ये जो बार बार शक्लें बदल बदल कर आ जाते हैं कि वो वहां पर अभी मौरसी सियासत की, किसी ने कहा कि सिंध में मौरसी सियासत होती है। हाँ जी, वो नवाज शरीफ का तो सतेला छछेरा भाई है शहबाज शरीफ, कोई रिश्ता ही नहीं है। इनके तो रिश्ते चाचियां, पुफियां, नानियां, मामियां, दामाद, भांजे सब हैं। तो ये इन सब से ये देखें, हम रिक्वेस्ट मैं इन दोनों जमातों को तो किसी खातिर में नहीं लाती। यहाँ पर एक ऐसा निजाम होना चाहिए, वैसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि इन 18 साल में यहाँ पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को तबाह किया है। जो पुलिस का इन्होंने 18 साल पहले कोई ASI या ऐसे ही कोई रैंक पे भर्ती किया था, आज वो इनके SP है। तस्वीरें भी देखती होंगी, स्टेज पे चाय सर्व करते हैं इनको। इन्होंने हर डिपार्टमेंट में, आपको पता है कि यहाँ पर 22वें ग्रेड का कोई 1-2 अफसर के अलावा है ही नहीं। जो 17वां वाला है वो 18वें में लगाया हुआ है, 18वें वाला 19वें में लगाया हुआ है। इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। मुझे तो चाह कर भी क्या क्या चाहत बताऊं आपको कि ये इक़्तिदार से चले जाएं, इक़्तिदार से चले जाएं तो निजाम तो वही रहेगा, निजाम तो वही है, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही SHO है, वही थाने हैं जो यहाँ पर बिकते हैं, वही सारा कुछ है। अपनी बात जैसे मूवीज में नहीं दिखाते। तो शर्जील मेमन साहब तो कहते हैं हमने सेहत में बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है। जी, मैंने कहा शर्जील मेमन साहब तो कहते हैं सेहत में हमने बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है। सब देखें, 4 जो हॉस्पिटल है, नो डाउट कि वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जो तालका अस्पताल है, जो DHQ और ये है, वहां पर तो देखें आप, NICBD हो गया, गंबट हो गया, और ये जो जिना में हमारा मतलब साइबर नाइफ का, और ये ऐसा ही मेरे अच्छे कामों को भी सराहें, फिर जहाँ पर अच्छे काम पीपल्स पार्टी के हैं उनको भी सराहा जाए। तो मैं तारीफ ही तो कर रही हूँ। मैंने कहा नो डाउट वो बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन ये जो DHQ या बाकी जो है, जो समझे शिदातपुर में हॉस्पिटल, उनकी मैं बात कर रही हूँ। जहाँ पे 2 प्रोग्राम मुझे आके इस्लामाबाद में करने पड़ेंगे ताकि बिल्कुल आप लोगों को सामने बैठकर देखूं और फिर बात करूं मैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम, आपका पॉइंट आ चुका है। जिस तरीके से पहले भी कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, यही बात करेंगे कि सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची की अबतर सूरत हाल पर अपनी ही जमात की क़यादत की सख्त किस्म की जो क्लास है वो ले ली है। क्या ये दिखावा है, क्या ये पीपल्स पार्टी की एक संजीदगी है जो हमारे सामने आई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सायरा जी, सगीर चौधरी, सरदार फैजान और मलिक नजीब, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।